हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी रियलिस्टिक। और आप देख रहे हैं दिल की धड़कन हो तुम। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि अनमोल असलान को सरप्राइज देती है, लेकिन उसको ही खुद सरप्राइज मिल जाता है। वो असलान को बोलती है कि मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। उस बात पर असलान को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि ये गन किसकी है, मेरी नहीं है ये। वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, जिसकी औलाद है तुम उसी के पास जाओ, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। उस बात पे अनमोल बोलती है कि मेरी बेटी की बदुआ है कि तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, तुम तिल तिल मरोगे, लेकिन तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। अब इससे आगे पूरे 2 दिन बाद अनमोल की आंखों में हल्की ही जुम्बिश पैदा हुई थी। परिहान ने जैसे ही अनमोल को होश में आते देखा तो वो फौरन उसकी तरफ लपकी थी। परी को अनमोल की तरफ बढ़ते देखकर इशाल, माहम और दरियान के पास भागी थी। मानो मेरी जान कैसी हो, तबीयत कैसी है? परिहान ने अनमोल को यकटक छत को घूरता देखकर खुद ही पहले मुखातिब किया था, लेकिन अनमोल ने एक बार भी न कोई जवाब दिया, न ही जिस्म को हरकत दी थी। मगर अनमोल की आंखों से गरम सिया बहते देख परी की आंखों में आंसू उमड़ आए थे। आखिरकार उसके अपने भाई ने ही उसकी सब्ज आंखों वाली बिल्ली के दिल पर कारी ज़रब लगाई थी। और कहते हैं जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे जिंदगी क्यों ना भारी लगे। 2 दिन में एक खिलखिलाती गुड़िया सदियों की बीमार लग रही थी। अरे लगती भी क्यों ना, किस्मत ने जो ऐसे दर्द से दो चार किया था, किस्मत ने इतनी जोर से जमीन पर फेंका था कि वो वापस उठना महाल था। कुछ ही देर में ईशु के साथ माहम और दारियान कमरे में दाखिल हुए थे और जल्दी से मानो की तरफ बढ़े थे। अनमोल को चेक किया था, सब कुछ नॉर्मल है, दरियान स्टोस्कोप गले में डालते हुए बोला था। दाखिली दरवाजे से कमरे में दाखिल होते सब घर वालों ने सुना था। सादिया बेगम ने आगे बढ़कर मानो के माथे पर बोसा दिया था, तो अनमोल ने अपनी गर्दन मोड़कर सब घर वालों को देखा था। सबके चेहरे पर अपने लिए फिक्रमंदी देखकर दिल में दर्द की ठेस उठी थी। अनमोल ने अपनी आंखें मीच कर खोली थी और लंबी सांस लेकर हवा के सुपुर्द की थी और बेड से थोड़ी सी ऊंची होकर बैठी थी। माहौल में छाई हुई उदासी को दूर करने की खातिर अपने करीब बैठी आसिया और कुलसुम बेगम को मुखातिब किया था। दादी जान्स, आप दोनों को पता चला कि आप दोनों पर दादियां बनने वाली हैं। अनमोल चाहकर भी अपने लहजे में वो शौक रंग ना ला सकी जो हमेशा लाती थी। हमेशा से चहकती रहती, सबकी खुशियों के लिए हमेशा से अपना हर दर्द छुपा लेती थी। मगर आसिया बेगम ने जैसे ही अपनी बाजू वाया किए थे तो अनमोल के गले में फंसा आंसू का गोला अपना जब्त खोता हरी आंखों से बरसा था। अनमोल झट से दादी के सीने से लगी थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। अनमोल को देखकर सबकी आंखें अक्षबार थी। जिब्रान साहब अनमोल को इस तरह रोता देखकर कमरे से ही बाहर निकल गए थे, तो उनको दिलासा देने के लिए हसन साहब भी इनके पीछे गए। जिब्रान, मुझे माफ कर दो। हसन ने नदामत से अपने यार के सामने हाथ जोड़े थे, जिसको जिब्रान साहब ने थामते हुए हसन साहब को गले से लगाया था। आंखों से आंसू बहे थे। दादी, ऐसी कौन सी बात है जो मैंने उसकी नहीं मानी? उसने कहा था उम्र भर मेरा साथ निभाएगा, मैंने मान लिया। उसने कहा मुझसे दूर रहने का सोच भी नहीं सकता, मैंने मान लिया। उसने कहा मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैंने वो भी मान लिया। वो सब झूठ था दादी, उसका हर वादा सब झूठ था, उसका हर दावा सब झूठा था। उसने मुझे और मेरे बच्चे को किस बात की सजा दी? हालांकि मैंने तो उससे बचपन से इश्क किया था। अल्लाह करे जैसे आज मैं दर्द में तड़प रही हूँ, उसको ऐसा ही दर्द होता कि उसको मेरी तड़प महसूस हो। अनमोल तो जैसे दर्द की शिद्दत से फट पड़ी थी। इस वक्त अनमोल की हालत काबिले रहम थी। पागलों की तरह अपने बाल नोचते हुए चीख रही थी। मेरी जान, ऐसा नहीं बोलते। आसिया बेगम ने तड़पते हुए अनमोल को थामा था, मगर वो मुसलसल नफी में सर हिलाते हुए चीख रही थी। नहीं दादी, ऐसे बोलते हैं, मुझे बोलने दें। हर बार वो मेरी मोहब्बत को अपनी अना के नीचे रोनता है। ऐसा क्यों करता है? उसको मेरी मोहब्बत क्यों नजर नहीं आती? महम ने दारियान को सुकून के इंजेक्शन का इशारा करते हुए अनमोल को सीने में बींच लिया था, लेकिन अनमोल को सब्र ही नहीं आ रहा था। वह मुसलसल चीखते हुए खुद को उनकी कैसे छुड़वा रही थी, तो दरियान ने अनमोल की बाजू को सख्ती से जगड़ते हुए उसकी बाजू में इंजेक्शन लगाया था। इंशाल्लाह वो भी तड़पेगा, वो भी रोएगा, एक पल भी सुकून नहीं मिलेगा। आज उसने मेरे इश्क और मेरे बच्चे को ठुकराया, किसी और का गद कहकर।
अनमोल नीम बेहोशी की हालत में हिचकियां लेते हुए बोल रही थी। उसकी हालत देखकर सबको तरस आया था। परी और ईशु अपनी मानो बिल्ली की ऐसी हालत को देखकर टूट गई थी। सादिया बेगम तो अपनी हंसती खिलखिलाती सी बेटी की जिंदगी उजड़ती देख गहरे सदमे में थी। असलान ने जब से अनमोल को तलाक दी थी, जो कि अनमोल के हमल से होने का वजह से मुकम्मल तौर पर ना हो पाई थी, मगर तब से ही असलान की ज़िंदगी का चैन तबाह बर्बाद हो गया था। तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने सुकून के लिए निकाह करने का सोचा था। आज नायाब और असलान का निकाह था। असलान ने सबको निकाह का इनविटेशन भेजा था। निकाह में शिरकत के लिए राजपूत और खानजादा फैमिली में से कोई राजी नहीं था, मगर अनमोल ज़बरदस्ती सबको निकाह में शिरकत के लिए तैयार किया था। 3 महीने बाद वो दिन आया था जिस पर अनमोल राजपूत की इश्क की बस्ती सफाई हस्ती से मिट जानी थी। अनमोल ने सफेद रंग का सादा खुला साफ फ्रॉक पहना था। चेहरा मुकम्मल तौर पर सापट था, कोई रंग न था। सभी घर वाले निकाह के लिए शादी हॉल की तरफ निकल चुके थे। कुछ ही देर में सब लोग हॉल पहुंचकर दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुए थे। अनमोल ने सलार और मोमल को भी आने को कहा था। अजलान ने अपनी और राजपूत फैमिली को अंदर आते देखा तो स्टेज से उतरकर उनकी तरफ बढ़ा था, मगर सभी अजलान को नजरअंदाज करते एक बड़ी सी मेज पर बैठे थे। अजलान ने दोबारा दाखिली दरवाजे को देखा तो साकित सा रह गया। उसको कतई तौर पर अंदाजा नहीं था कि अनमोल भी आएगी। अनमोल बड़े कौफर से चलती उसकी जानिब आ रही थी, हाथों में सुर्ख गुलाबों का गुलदस्ता थामे अपने भरे भरे वजूद को बड़ी सी चादर में छुपाए वो बिल्कुल अजलान के सामने आकर रुकी थी। आज आज 3 महीनों बाद दोनों एक दूसरे के रूबरू आए थे। दोनों की आंखों में कोई तासुर ना था। अनमोल ने लाल गुलाबों का गुलदस्ता अजलान की तरफ बढ़ाते हुए अपनी लब कुशाई की थी। मुबारक हो। अनमोल ने हल्की मुस्कुराहट से अजलान को नई शादी की मुबारकबाद पेश की थी, मगर अजलान को हुंस खामोश देखकर अनमोल ने उसके सामने चुटकी बजाते दुनिया में वापस पटका था। अगर तुम्हें लगता है यहाँ आकर तुम कोई तमाशा करोगी या अपनी बदसूरत यादों से मेरी खुशियों को आग लगा दोगी तो तुम्हारी भूल है। मैं तुमसे और तुम्हारे से जुड़ी हर याद से नफरत करता हूँ। अजलान ने अनमोल के भरे भरे वजूद और हल्के बाहर निकलते पेट को देखकर हकारा से तंज भरे तीर चलाए थे। अरे मैं क्या आग लगाऊंगी, वो ऑलरेडी तुम खुद ही लगा चुके हो अपनी जिंदगी में। अनमोल अजलान को आग लगाती एक तरफा मुस्कुराई थी और दानिया बेगम के पास बैठी थी। तो अजलान उल्टे पांव वापस स्टेज की तरफ आया था। काफी वक्त से अजलान नायाब को कॉल किए जा रहा था, मगर नायाब का फोन हुंस बंद था। तो अजलान ने गुस्से से फोन सामने मेज पर पटका था। कुछ ही देर में हॉल की लाइट्स ऑफ हुई थी और अंधेरे में शादी हॉल में लगी एलसीडी ऑन हुई थी। शादी हॉल में मौजूद सब लोग हैरान हुए थे, मगर दो नफूस ऐसे थे जिनकी आंखों में हल्की सी चमक थी। अभी सब लोग हैरान होते ही सोच रहे थे कि एलसीडी पर नायाब की आवाज और इसका चेहरा नजर आया था। हेलो मिस्टर अजलान खानजादा, कैसे हो? ठीक ही होगे, मगर अब ज्यादा देर तक ठीक नहीं रहोगे और सोच रहे होगे मैं तो पॉलर गई थी तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए, क्योंकि आज मेरा और तुम्हारा निकाह था। लेकिन मैं तो दुबई में हूँ, तो कैसे होगा निकाह? नायाब ने मसनूई सोचने की अदाकारी की थी। उप्स, तो कैसा लगा मेरा बदला मिस्टर अजलान खानजादा? जिस दिन तुमने मुझे ठुकराया उसी दिन कसम खाई थी तुम्हें बर्बाद करूंगी, और आज तुम बर्बाद हो गए पूरी तरह से। बर्बादी मुबारक हो बहुत। नायाब ने अपनी बात के आखिर में मकरूर सा केका लगाया था, मगर मुकाबिल खड़े अजलान के जिस्म में शरारे फूटने लगे थे। गुस्से से दिमाग की रगें फटने को थी। आज अजलान की इज्जत की धज्जियां बिखरी थीं। हर तरफ मेहमानों की चेमगोइयां गूंज रही थी। राजपूत और खानजादा फैमिली हैरत से सब देख रहे थे। हद तक के अनमोल की आंखों में हैरत अंगेज तासुरात नुमाया थे, मगर इशाल और परियान के चेहरे पर हल्की चमक थी। अजलान ने गुस्से में आकर अपनी गन निकालते हुए शादी हॉल में लगी हुई एलसीडी पर फायर किया था। अजलान गुस्से से पागल होने के दर पर था। सारे मेहमान अजलान से डर कर आहिस्ता आहिस्ता हॉल से बाहर निकल चुके थे। राजपूत और खानजादा फैमिली भी वापस जा रही थी कि दानिया बेगम रुककर अजलान की तरफ आई थी और अजलान के झुके सर को देखकर तंजिया मुस्कुराई थी। बेटा, जो जैसा करता है वैसा भरता है। तुमने माँ बाप के मान को तोड़ा, तुमने अपनी अना की आड़ में बिना सच जाने अनमोल को छोड़ा, और देखो नायाब ने आज तुम्हें सारी दुनिया के सामने रुसवा कर दिया। दानिया बेगम बोलने के बाद रुकी नहीं थी।
असलान को आज अपना आप अकेला सा महसूस हुआ था। वो समझता था नायाब के साथ गलत करने के लिए सजा मिली थी, जो अनमोल ने उसको धोखा दिया था, मगर वो तो नायाब की हर साजिश से ही अनजान था। शायद वक्त असलान को गहरा सबक देना चाहता था। कुछ वक्त बाद रात के वक्त हर सू गुप्त अंधेरे के साथ सफेद धुंध का राज था। सुनसान इलाका था जहाँ 3 काले साए नजर आए थे। हर तरफ मौत सा सन्नाटा छाया था। दूर कहीं गीदड़ों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थी। तीनों काले साए खस्ता हाल इमारत में दाखिल हुए तो उनका इस्तकबाल दिल खराज चीखों ने किया था। किलर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी, मगर वो मुस्कुराहट खुशी की नहीं थी, बल्कि वो सफाकत से भरी पुरअसरार सी मुस्कुराहट थी। आंखों में वहशत लिए किलर, हंटर और फायर अंदर डेंजर रूम की तरफ बढ़े थे, जहां डेविल किंग, इविल मॉन्स्टर, रेबल और सिपाही हैकर चारों बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। किलर और डेविल दोनों आज इतने वक्त बाद दोबारा सामने आए थे, मगर दोनों ने एक दूसरे को देखने से गुरेज किया था और डेंजर रूम की तरफ आए थे, जहां कुर्सियों की एक कतार थी। हर कुर्सी पर वतन का गद्दार निढाल सा बंधा हुआ था। एक कुर्सी पर जहां आरा बंदी थी तो उसके साथ सलमान बंदा था, इसके साथ ही डॉक्टर रमीज बंदा था, तो इसके साथ ही रॉबिन रॉबर्ट था और आखिरी कुर्सी पर गफ्फार बंदा था। किलर के इशारे पर हंटर और फायर ने गरम खोलता हुआ पानी उन पांचों के जिस्म पर फेंका था। गरम सिया अपने जिस्म पर गिरता महसूस करते उन नीम बेहोश पांचों की दिल खराज चीखें गूंजी थी, तो मुकाबिल खड़े सारे मारखोर मुस्कुराए थे। मुझे माफ कर दो, खुदा का वास्ते मुझ पर रहम करो, अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, मुझे मार दो। जहां आरा अपने जख्मों पर चूर जिस्म पर खोलता हुआ पानी पड़ते हुए बिलबिलाई थी। रोज टॉर्चर के बाद वो मौत मांगती थी, मगर कोई ना था जो उसकी सुनता और उस जन्म से आजादी बख्शता। क्यों अभी से मौत चाहिए? ये मौत तब क्यों याद ना आई जब जब तुमने नाबालिग बच्चियों का सौदा किया, उनको अपने सामने ही दरिंदगी का निशाना बनते देखा, उनकी चीखों से मसरूर हुई, तब तुम्हारा दिल नहीं कांपा? उनकी नन्ही नन्ही सी मासूम सी बच्चियों की बदुआएं लगी हैं, मगर मुझे भी तुम्हारी चीखें लुत्फ अंदोज करवाती हैं, इसलिए तड़पो और तड़प तड़प कर मरो। किलर ने दहशतजदा लहजे में जवाब दिया था। किलर की बात सुनते जहां आरा के रोने में मजीद रवानगी आई थी और जोर जोर से चीखने लगी थी कि डेविल ने अपने गन से निशाना लेते हुए इसे दुनिया से आज़ादी बख्शी थी, मगर किलर ने डेविल की खुददारी पर खूनखार नजर से घूरा था। ये बंदा हमेशा से ही अपनी मनमानी करता था। जहां आरा की हौलनाक चीखों ने बाकी के 4 बैठो नफसों के असाबों को झंझोड़ा था, किलर ने इविल मॉन्स्टर को देखा और इशारे से सलमान की तरफ बुलाया था, तो इविल मॉन्स्टर ने सामने मेज पर रखे हथियारों में से पतली तार नुमा हथियार उठाया था। देखने में वो एक पतली सी तार थी, मगर दर हकीकत वो एक बारीक सी ब्लेड थी। इविल ने वो ब्लेड उठाई थी। इविल मॉन्स्टर को अपनी तरफ बढ़ता देख सलमान कुर्सी पर झटपटाने और बिलक बिलक कर रोने लगा था। इविल ने सलमान के आधे झुलसे हुए चेहरे को अपने हाथों में दबोचा और उसका मुंह खोलते होठों के दरमियान में उस तार से वार करते हुए सलमान की बाछें चीर दी थी और उसके बाद सलमान की जबान काट दी थी। इविल को देखते हुए बाकी तीनों ने अपने लिए कुदरती मौत मांगी थी। बुद्धे दीदी गोली मार दो, मुझे भी गोली मार दो। सलमान से कुछ अल्फाज अदा ना हो पा रहा था, बिला आखिर तड़प तड़प कर बेहोश हो चुका था। इविल ने सलमान के बेहोश पड़ने पर एक झटके से सर धड़ से अलग किया था। अब की बारी डॉक्टर रमीज की थी। किलर के इशारे पर हंटर और फायर अपनी जगह से आगे बढ़े थे और हाथ में ऑपरेशन के सारे टूल्स उठाए थे, मगर वो टूल्स किलर के तैयार करदा थे। 10 इंच की सुई थी जिसमें पतला ब्लेड नुमा धागा डाला गया था। इसको ऐसी सजा दो कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर ऐसा काम करने से करोड़ों बार सोचे। इसको इंसानी जिस्म से अज़ा निकालने का शौक है, उसकी भी हर एक अज़ा को निकालो। टॉक्सिक किलर की हकारत भरी आवाज गूंजी थी। हंटर ने रमीज के एक एक जिस्म के अज़ा को निकाला था, तो फाइन ने सुई और ब्लेड से मजीद टुकड़े किए थे। इसी बीच रमीज फड़फड़ाते हुए मरा था। रॉबिन रॉबर्ट को हैकर और रेबल ने इस दुनिया से रुखसत किया था। मेजर बिलाल अहमद गफ्फार, खुद बोलना शुरू करोगे या फिर कोई तोहफा तुम्हारी खिदमत में पेश करूं?
किलर ने गफ्फार से तमस्खराना मुस्कुराहट लिए सवाल किया था। गफ्फार तो किलर और इसकी सफाकी पर शशदर सा बैठा था। आखिर को उसके अंजाम का वक्त आ चुका था। उसकी बोई गई गुनाहों के फसल काटने का वक्त आ चुका था। तो गफ्फार के दिल में आया कि क्यों ना सारी सच्चाई ही बताकर ही मरूं। स्नैक वेनम यानी एसवी कोई और नहीं, शाह इंडस्ट्री का मालिक शहीर शाह है। ये कैसा इंकशाफ था। सलार को अपना वजूद बेजान सा महसूस हो रहा था। 3 महीने बाद 21 मार्च की तारीख को पाकिस्तान में मिसाइल का टेस्ट होगा और बहुत तबाही होगी। पाकिस्तान तकरीबन पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा और अगर कोई बच भी जाएगा तो ब्लास्ट के बाद जहरीली गैस के स्प्रे किया जाएगा। एसवी ने बहुत से कत्ल करवाए हैं और शाहमीर अब्बास की सीट हासिल करने के लिए मैंने शाहमीर और वारिस मुश्तबा को मारने में एसवी का साथ दिया। शाहमीर अब्बास तो मर गया। वारिस के घर पर हमले से उसकी बीवी तो मरी, लेकिन वारिस साहब और उसकी बेटी बच गए। उसके अलावा वो मैं कुछ नहीं जानता। गफ्फार ने आंखें मीचते हुए सब बताया था। सलार ने गन उठाते गफ्फार का भेजा उड़ाया था। वो गुस्से से पागल होने को था। रह रहकर उसको अपने बाप से घिन आ रही थी, मगर सलार की हरकत पर अनमोल ने गुस्से से जोरदार पंच सलार के संजीदा चेहरे पर जड़ा था, जिसने गुस्से में पागल होते हुए इतने बड़े गवाह को मारा था जिसके साथ बहुत से राज दफन हुए थे। किलर वारिस मुश्तबा सबको मैसेज करते हुए घर की तरफ रवाना हुई थी। साथ ही सबको घर की तरफ आने को कहा था। स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।